तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। टोटल 4 टाइप के सॉलिड थे, मोलिकुलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट किया है, वो क्लासिफिकेशन अब खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ से जो स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं एटम्स का अरेंजमेंट। ठीक है, जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हमारे पास वो सॉलिड जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब वो रेगुलर अरेंजमेंट कैसे होता है, यहां से आगे हमको वही पढ़ना है, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखो उससे पहले अरेंजमेंट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है जो हमें बार बार काम आएंगी, तो उन डेफिनेशन के ऊपर हमें ध्यान देना है। वो डेफिनेशन है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल की, ये डेफिनेशन है। तो हमें समझना होगा कि ये किस तरीके से है। तो ध्यान देना, पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ, उसके बाद हम ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो हम एटम्स को अरेंज कर रहे हैं। अब एटम, यहाँ पर कुछ एजम्पशन है जो हमें पहले से मान के चलने के ऐसा ही होगा। जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ यहाँ पर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। लेकिन एटम यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमें यहाँ एटम कैसा मान के चलना है, एटम यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर की तरह मान के चलना है। जैसे बॉल होती है, गोल्फ की बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल होती है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमें एटम इस तरीके से यहाँ पर मान के चलना है। दूसरा, हमें ये भी सोच के चलना है कि यहाँ पर एटम की, आयन की साइज लगभग सेम रहेगी। जितना साइज Na प्लस का होगा लगभग उतना ही Cl माइनस का होगा, जब तक हम ये अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। जब हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर डिफरेंट कंसिडर करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें एटम का साइज क्या मानना है, एटम का साइज हमेशा हमें कॉन्स्टेंट ही मान के चलना है कि सभी एटम का साइज यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशंस हैं। अब देखो, एटम को हमें अरेंजमेंट करना है, अरेंज करना है, तो एटम को हम अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। सॉलिड है तो सॉलिड स्फीयर में कुछ बॉल्स को हम इस तरीके से कंटिन्यूअसली अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम ब्रिक्स को अरेंज करते हैं वॉल बनाने के लिए, इसी तरीके से हम इस सॉलिड स्फीयर को अरेंज कर रहे हैं। ये अरेंज किया। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये कंटिन्यू अरेंजमेंट इस तरीके से यहां भी आगे बढ़ता जाएगा, सब तरफ ये ऊपर और नीचे सब तरफ ये आगे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है 3D के अंदर एटम्स का, इस 3D के अंदर एटम्स के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, ये अरेंजमेंट है हमारे पास लैटिस अरेंजमेंट। ठीक है, और जिस पॉइंट्स पर ये एटम रखे हुए हैं, ये पॉइंट्स पर एटम रखे हुए हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएंगे लैटिस पॉइंट। जैसे ये पॉइंट है तो इसे हम क्या बोल देंगे, लैटिस पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसे अगर हम पॉइंट की फॉर्म में ही कंसीडर करना चाहें तो देखो इस तरीके से भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर स्फीयर ही बनाना है। छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में इस तरीके से हम अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेगुलर अरेंजमेंट चलता जा रहा है कंटिन्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा लैटिस, और इसके जो पॉइंट्स है ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, लैटिस पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं हम। देखो डेफिनेशन है 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इन स्पेस इज कॉल्ड 3D लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। मतलब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मतलब जिनसे मिलके वो बनाए, उनके 3D अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस बोल रहे हैं। लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन देखो, इट इज द पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस वेयर द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज लोकेटेड। मतलब जहां पर भी वो प्रेजेंट है उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। ठीक है, थर्ड और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, यूनिट सेल का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सॉलिड, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सॉलिड विच हैव प्रॉपर्टी एज वेल एज सेम सॉलिड। मतलब सॉलिड का सबसे छोटा पार्ट, वो सबसे छोटा पार्ट जिसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल। या फिर दूसरी डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी छोटा पार्ट जिसके बार बार रिपीटेशन से वापस सॉलिड बन जाए,
जिसके बार बार रिपीटेशन से वापस सॉलिड बन जाए उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। जैसे वॉल में ब्रिक्स के रिपीटेशन से पूरी वॉल बन जाती है, सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ उसका, एक ब्रिक्स हुआ, एक ईंट हुआ, तो वो ईंट ही क्या है, वो यूनिट सेल है। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट क्या हो जाएगा, यूनिट सेल। तो डेफिनेशन है यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ स्पेस which when repeated over and over again in 3D results into whole the same lattice of crystal is called unit cell। मतलब वो सबसे छोटा पार्ट जिसके बार बार रिपीटेशन से हमारा पूरा सॉलिड बन जाए वो क्या होगा, वो यूनिट सेल होगा। अब इस यूनिट सेल के अंदर देखो छोटी सी समझने वाली बात, जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये लैटिस बना रखा है मैंने रेड कलर से, रेड पॉइंट से, तो अगर हम डेफिनेशन में सिर्फ इतनी लिख देते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल, तो क्या ये करेक्ट होगा? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिट सेल, यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है ये एक डॉट। ठीक है, तो इस डॉट को हम यूनिट सेल बोल सकते हैं क्या? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि डॉट का रिपीटेशन हो रहा है, तो डॉट के रिपीटेशन से क्या बन रहा है, डॉट के रिपीटेशन से ये पूरा लैटिस बन रहा है, तो क्या ये डॉट यूनिट सेल है? नहीं, ये डॉट यूनिट सेल नहीं है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर हम डॉट का रिपीटेशन करें तो जरूरी थोड़ी है कि डॉट का रिपीटेशन उसी तरीके से हो, रेगुलर अरेंजमेंट, ये भी एक रेगुलर अरेंजमेंट है, देखो मैंने किया, तो यहां तो स्क्वायर बनने की बजाय यहां एक स्फीयर बन गया, एक सर्कल बन गया। तो रेगुलर अरेंजमेंट से ये भी अगर डॉट को यूनिट सेल बोल दिया जाता कि हम बोल दें कि डॉट यूनिट सेल है, इसके बार बार रिपीटेशन से स्क्वायर बनेगा, बना क्या, नहीं बना। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस डॉट को यूनिट सेल नहीं बोल सकते। अब यूनिट सेल किसे बोलेंगे, हम यूनिट सेल बोलेंगे इन चार डॉट्स को अगर मिला दिया जाए तो एक बना हमारे पास छोटा स्क्वायर, सबसे छोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इस छोटे स्क्वायर को ही यूनिट सेल बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इन स्क्वायर को अगर हम रिपीट करें तो 100% ऊपर वाली यूनिट बन जाएगी। देखो इनको रिपीट करते जाओ, तो अब मैं स्क्वायर को जब मैं रिपीट करूंगा तो स्क्वायर को रिपीट करने पर ही क्या बनेगी, ऊपर वाली यूनिट बनेगी। तो जरूरी नहीं है कि हमें सबसे छोटा सेलेक्ट करना है, हमें सबसे छोटा वो पार्ट सेलेक्ट करना है जिसके रिपीटेशन से सॉलिड बने। सबसे छोटा पार्ट पहले एग्जांपल में हमने डॉट सेलेक्ट किया था, उसके रिपीटेशन से नहीं बना था हमारे पास ये लैटिस। सबसे छोटा पार्ट मतलब ये स्क्वायर हमने सेलेक्ट किया, इसके रिपीटेशन से पूरा बड़ा सॉलिड बन सकता है। तो यूनिट सेल क्या हो गई, यूनिट सेल ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से वॉल का सबसे छोटा पार्ट ब्रिक नहीं, वॉल का सबसे छोटा पार्ट ईंट है नहीं, ईंट भी तो किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बनी है। अगर मैं बोल दूं कि वो पार्टिकल यूनिट सेल है तो गलत हो जाएगा। हमें सबसे छोटा पार्ट सेलेक्ट करना है, लेकिन ऐसा जिसके रिपीटेशन से वॉल बनी, मतलब ईंट के रिपीटेशन से वॉल बनी। तो यहां पर ये ईंट जैसा ही है, इसके रिपीटेशन से क्या बन रहा है, ये कंप्लीट वॉल बन रहा है। देखो तो यूनिट सेल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये। ठीक है, चलो अब देखो यूनिट सेल में अगर हम बात करें, जैसे हम सॉलिड में अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो सॉलिड में अरेंजमेंट में एटम्स को किस तरीके से अरेंज किया जाता है। ये एटम्स हैं, 4 एटम मैंने यहाँ पर पास में रखे। ठीक है, इनके अगर सेंटर को मैच किया जाए तो यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब एटम्स इस तरीके से अरेंज है तो एटम इनके ऊपर भी अरेंज होंगे। जैसे ऊपर वाली लेयर को मैं ग्रीन कलर से भी शो कर देता हूं, इनके जस्ट ऊपर ओवरलैप किए हुए। अगर इनके सेंटर को मैच करेंगे तो भी एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास बना क्या, हमारे पास बना एक स्क्वायर नीचे रेड कलर का और दूसरा स्क्वायर ऊपर ग्रीन कलर का। अगर इनको हम मैच करें तो क्या क्यूब बन जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब बन जाएगा। तो ये क्यूब टाइप की एक हमारे पास यूनिट सेल होगी जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि एटम्स, जैसे मैंने यहां पर ओवरलैप किया, इस तरीके से ओवरलैपिंग में ही हो सकता है कि ये ग्रीन वाली लेयर थोड़ी सी या तो इस साइड में हो या इस साइड में हो, टिल्टेड हो। तो मे बी पॉसिबल इस क्यूब में 90 डिग्री की बजाय कुछ ना कुछ एंगल्स आ जाए, तो यहाँ पर एंगल हो सकते हैं। तो जो यूनिट सेल होती है उसको किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है, उसे लेंथ से ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा एंगल से कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखो कोई भी जरूरी नहीं है कि क्यूब ही हो, क्यूबॉइड भी हो सकता है। हाँ देखो यहां पर क्यूब है, तो इस क्यूब का हमने एक
दूसरा एज कंसिडर किया बी और तीसरा सी, मतलब यहाँ पर एज ए लेंथ विड्थ एंड हाइट की बात कर रहे हैं। और इन एजेस के बीच में जो एंगल्स हैं वो क्या है हमारे पास, वो एंगल्स है हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा। अब यहाँ पर ए बी सी और अल्फा बीटा गामा को चेंज कर करके हम अलग अलग टाइप की यूनिट सेल बना सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 7 टाइप की यूनिट सेल होती है, ठीक है। ये एक टेबल दी हुई होगी, तुम्हारी बुक्स में भी दी हुई होगी, यहाँ पर मैं भी पढ़ाऊंगा, वो टोटल हमें याद करनी होती है टेबल कि अल्फा बीटा गामा और ए बी सी को हम चेंज कर करके टोटल कितने टाइप की यूनिट सेल बना सकते हैं, 7 टाइप की यूनिट सेल बना सकते हैं। और उन 7 टाइप की यूनिट सेल में टोटल 14 टाइप के लैटिस बन सकते हैं, जिसे हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिस होते हैं और 7 टाइप की यूनिट सेल होती है। इन 7 टाइप की यूनिट सेल में से हमें एक ही यूनिट सेल पढ़नी है और वो है हमारे पास क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूब के बारे में ही हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं, यूनिट सेल टोटल 2 टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। इस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल 3 टाइप की यूनिट सेल होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब इन यूनिट सेल, ये सारी यूनिट सेल हमें क्यूब के बारे में ही पढ़नी है। तो इन यूनिट सेल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्यूब के अंदर कौन कौन से और कितने पार्टिसिपेशन वाली चीजें होती हैं। तो ये क्यूब का मैंने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। इस क्यूब में टोटल कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर होते हैं हमारे पास 8 कॉर्नर है, ठीक है। एज की बात करें, कॉर्नर पर मैं एटम रख के शो कर देता हूं। देखो कॉर्नर क्या है हमारे पास, जैसे ये कॉर्नर है 8 कॉर्नर, यहां पर एटम्स हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये एटम्स हम यहां पर अरेंज किए, ठीक है। एज क्या है, एज है हमारे पास ये 2 कॉर्नर एटम को जो लाइन मैच करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एज। तो टोटल कितनी एजेज हैं यहाँ पर, टोटल 12 एज है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फेस की, तो टोटल फेस कितने होते हैं, फेस है प्लेन के बारे में जैसे हम बात करें तो ये 4 ऊपर वाले कॉर्नर वाले एटम दिखाई दे रहे हैं। इन चारों को अगर हम मैच करें तो ऊपर एक स्क्वायर बना, इस स्क्वायर को हम क्या बोल रहे हैं, ये फेस। ये जो है हमारे पास रेड कलर वाला पार्ट, ये क्या है हमारे पास, फेस। तो टोटल ऐसे कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। जैसे नंबर 1 ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, तीसरा फेस ये, चौथा फेस ये, पांचवा फेस ये पीछे वाला और छठा फेस ये आगे वाला। इन चारों को सेंटर को मैच करते हुए ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जिस रूम में भी तुम बैठे हो, या तो वो क्यूबॉइड होगा या वो क्यूब होगा, तो उसे एज ए क्यूब कंसिडर करके चलो। तो उस क्यूब के अंदर 4 तो वॉल है, एक रूफ है और एक बॉटम जमीन है। तो टोटल अगर इन फेस को मैच करोगे तो कितने फेस हो जाएंगे हमारे पास, टोटल ये 6 फेस हो जाएंगे, ठीक है, 6 फेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फेस डायगोनल कितने हैं। फेस डायगोनल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, न्यूमेरिकल यहीं से सॉल्व होते हैं। अगर हमें छोटी छोटी चीजें नहीं आती तो हम बिल्कुल ये चैप्टर पढ़ नहीं सकते हैं। ध्यान रखना, ये क्यूब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल क्या है उसके बारे में बता देता हूं। देखो इन्हें रफ कर देते हैं पहले। फेस डायगोनल का मतलब है किसी भी फेस पर जाएं हम। सबसे पहले तो हम जा रहे हैं इस फेस पर, इस फेस की बात कर लेते हैं, ये फेस। इस फेस में अपोजिट कॉर्नर को अगर मैच कर दिया जाए, जैसे एक कॉर्नर ये रहा और इसके जस्ट सामने वाला, ये आमने सामने वाले होने चाहिए, साइड वाले नहीं। तो यहां पर अगर इनको मैच कर दें तो ये जो हमारे पास डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल क्या होगा हमारे पास, ये फेस डायगोनल होगा। तुम जिस रूम में भी बैठे हो उस रूम में कंसीडर करके देख सकते हो कि फेस डायगोनल कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। नीचे फेस डायगोनल कौन सा हो सकता है, ये रहा, ठीक है। इस फेस पर क्या होगा, एक एटम यहाँ है, तो इस लाइन को अगर हम यहाँ से मैच कर दें तो ये आमने सामने वाले क्या हो जाएंगे, ये सभी फेस डायगोनल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है,
तो एक क्यूब के अंदर टोटल कितने फेस डायगोनल हो सकते हैं? तो देखो एक फेस पर कितने डायगोनल हो सकते हैं? टोटल 4 तो कॉर्नर हैं एक फेस के। अगर आमने सामने वाले हमने मैच किए तो यहां पर कितने टाइप के फेस डायगोनल आए? टोटल 2 टाइप के फेस डायगोनल आए, ये रहे सामने बने हुए हैं। ठीक है, तो एक फेस पर अगर 2 फेस डायगोनल बने तो टोटल 6 फेस है। टोटल कितने फेस डायगोनल बन जाएंगे? 12। एक फेस पर 2 है तो 6 फेस पर 12 प्रेजेंट होंगे, सीधी सी सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल देखो, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है? अब ये डायगोनल है, ये बॉडी के बीच में से जाना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास क्यूब बना हुआ है उसके बिल्कुल बीच में से जाना चाहिए। कैसे? जस्ट अपोजिट वाले हमें सेलेक्ट करने हैं। जस्ट अपोजिट वाले मतलब जैसे हमने एक तो ये कॉर्नर एटम सेलेक्ट किया और दूसरा इसके सामने वाला। ठीक है, इससे रिलेट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, इसके अलोंग नहीं आना चाहिए, जस्ट सामने। तो इसे जब हम मैच करेंगे, देखो इस कॉर्नर को मैं मैच कर रहा हूं इस कॉर्नर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये फेस डायगोनल हो जाएगा। और किस तरीके से बना सकते हैं? देखो फेस डायगोनल, इस कॉर्नर को मैं मैच करूंगा इस कॉर्नर से। ठीक है, करके नहीं दिखा रहा हूं, देख लेना, सिर्फ एटम बना रहा हूं मैं। इन दोनों को हमने मैच किया। और किस तरीके से? अगर मैं इस वाले कॉर्नर को लेता हूं तो इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ये बिल्कुल सामने वाला ही है। ठीक है, तो रेड को रेड से मैच करोगे तो फेस डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, और किस तरीके से? इसके अपोजिट कौन होगा? इसके अपोजिट होगा ये। ग्रीन को ग्रीन से मैच करोगे तो ये फेस डायगोनल बन जाएगा। देखो इसे मैच कर देता हूँ, ये फेस डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के बात यह है कि ऊपर 4 कॉर्नर को अगर इनके अपोजिटली नीचे वाले 4 कॉर्नर से अगर हम मैच करें तो हमारे पास बॉडी डायगोनल बनते हैं टोटल 4 टाइप के। ठीक है, 2 अपोजिट कॉर्नर को मैच करने से एक बॉडी डायगोनल, 2 अपोजिट कॉर्नर को मैच करने से एक बॉडी डायगोनल बन रहा है। टोटल कॉर्नर है हमारे पास 8, तो 2 को मैच करने से 1 बनता है, तो 8 को मैच करने से कितने बनेंगे? टोटल 4 बॉडी डायगोनल हमारे पास बनेंगे जो बॉडी के बीच में से होके जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेशन की। सबसे पहले देखो इस क्यूब के बारे में, जैसे यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो हम लैटिस जब हमने बनाया था तो लैटिस में हमने सीखा था कि ये सिर्फ 4-5 एटम ही नहीं है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यू एक दूसरे से इस तरीके से अटैच होते जा रहे हैं। और ये डायग्राम यहां पर तो 2D में दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअल में 3D में होता है, मतलब एक लेयर ऊपर की तरफ भी आ रही है। तो अगर मैं इस क्यूब की बात कर रहा हूं तो हमें याद रखना होगा कि इस क्यूब के पास में एक और क्यूब है, यहां पर भी है, एक ऊपर भी होगा, एक यहां पर भी होगा, एक यहां पर भी होगा। मतलब इसके अराउंड जितना भी स्पेस है सब जगह क्यूब्स अवेलेबल होंगे। तो जैसे एक क्यूब हमने यहां पर बनाया हुआ है तो ऐसे टोटल 8 क्यूब हमारे पास अवेलेबल है। 8 किस तरीके से? एक क्यूब यहां पर है, दूसरा क्यूब जस्ट इसके यहां पर, एक क्यूब इसके पीछे भी होगा और एक क्यूब इसके पीछे भी होगा। तो 1 के पीछे हमने 3 रखा, 2 के पीछे हमने 4 रखा, तो नीचे 4 क्यूब हो गए। 1 2 3 4, ये 4 क्यूब नीचे हो गए। और इन 4 क्यूब के ऊपर की तरफ और 4 क्यूब होंगे। ठीक है, होने को नीचे भी होंगे लेकिन हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो ऊपर वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई सा भी कंसीडर कर लो, हमें टोटल 8 क्यूब मिला के एक लैटिस कंसीडर करना है। मतलब ये 4 क्यूब है हमारे पास, 1 2 3 और 4, और इन 4 क्यूब के ऊपर 4 क्यूब और आ गए, तो इसे हम बोलेंगे एक लैटिस। इतना लैटिस हमें कंसीडर करना है। सॉलिड का एक छोटा पार्ट ही लैटिस होता है। ठीक है, अब कॉर्नर एटम की बात करें तो कॉर्नर एटम, मान लो कॉर्नर एटम है हमारे पास ये वाला, ये कॉर्नर एटम है। इसका पार्टिसिपेशन इस क्यूब के अंदर कितना है? क्या ये पूरा का पूरा कॉर्नर एटम इस क्यूब के अंदर है? नहीं, इसका थोड़ा सा पार्ट ही इस क्यूब के अंदर है। ठीक है, तो इस कॉर्नर एटम का पार्ट देखो किस तरीके से हम देखेंगे। टोटल कितने क्यूब के अंदर कंसिडर किया हमने इसे? जैसे यहां पर कॉर्नर एटम पर अगर कोई भी एटम प्रेजेंट है तो वो इस क्यूब के अंदर है। देखो अगर मैं यहां पर साइड में एक क्यूब और बना देता हूं,
इस तरीके से, ये साइड में एक क्यूब और है तो इस, और उसी तरीके से 4 ऊपर भी होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये जो कॉर्नर एटम है ये टोटल कितने क्यूब के अंदर आ रहा है, ये टोटल 8 क्यूब के अंदर आ रहा है। अगर 8 क्यूब के अंदर आता है तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेशन इन 1 यूनिट सेल, पार्टिसिपेशन इन 1 यूनिट सेल, 8 क्यूब के अंदर अगर एक एटम है तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना आएगा 1/8। ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना। कॉर्नर एटम का पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/8 होता है। अगर हम बात करें एज की, तो एज पर अगर कोई एटम प्रेजेंट है, मान लो इस एज पर एक एटम प्रेजेंट है, ये एज पर, एज सेंटर पर, ठीक है, तो ये कितने क्यूब के अंदर आएगा, देखो ये इस क्यूब के अंदर तो है ही, साथ में इसके पास वाले क्यूब यहां पर भी आएगा, इसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और जिस तरीके से नीचे है उसी तरीके से ये जो ऊपर आएंगे इसके क्यूब जस्ट ऊपर, तो ऊपर वाले क्यूब के अंदर भी पार्टिसिपेशन करेगा। तो इसका मतलब 4 क्यूब के अंदर एक पार्टिसिपेशन हो रहा है इस एटम का। तो एज सेंटर का जो पार्टिसिपेशन होगा वो होगा 1/4। ठीक है, रूम के अंदर सोच के देख सकते हो कि किसी भी एज लाइन पर, किसी भी एज लाइन पर, जैसे अपने ऊपर जो रूफ है उस रूफ का कोई भी एक एज सोच लो, उस एज पर एक एटम अगर रखा हुआ है तो जिस रूम में तुम बैठे हो उसके पास में, उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके जस्ट पास वाले रूम के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और इन रूम के ऊपर की तरफ 2 रूम और बने होंगे तो वो उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा, तो टोटल 4 पार्टिसिपेशन हो जाएंगे। ठीक है, फेस की अगर हम बात करें, फेस सेंटर की, तो फेस में देखो यहां पर मैंने एक एटम रख दिया, ये एटम रखा फेस सेंटर पर, तो ये आधा तो इसमें निकलेगा अंदर की तरफ और आधा बाहर की तरफ निकलेगा। इसका मतलब आधा पार्टिसिपेशन इस क्यूब में और आधा पार्टिसिपेशन दूसरे क्यूब में। ठीक है, तो फेस सेंटर का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है 1/2। फेस सेंटर का पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल ये तो पूरे के पूरे अंदर ही होता है, तो इनके बारे में हमें भी पार्टिसिपेशन की बात करनी रही क्योंकि ये सेंटर में ही होता है। ठीक है, बॉडी सेंटर पर अगर कोई एटम प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर पर जैसे मान लो बीच में प्रेजेंट है, तो बॉडी सेंटर का मतलब क्या ये वाला एटम जो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है बॉडी के, क्या ये किसी दूसरे क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं, तो जो बॉडी सेंटर का पार्टिसिपेशन होता है वो होता है 1। बॉडी सेंटर पार्टिसिपेशन वो पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख के दिखाई है, कॉर्नर कितने होता है, एज, फेस, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और इनके पार्टिसिपेशन, कॉर्नर का पार्टिसिपेशन, एज का पार्टिसिपेशन, फेस का और बॉडी सेंटर का पार्टिसिपेशन, ये डायरेक्टली हमको यहाँ पर याद रख लेना है। अगर ये याद नहीं होंगे तो आगे के यूनिट सेल में कंप्लीटली पूरा यूनिट सेल इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कुछ समझ में नहीं आने वाला हमें, तो ध्यान रखना ये चीज़ हमें अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर के बारे में।